गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। करण, अजय, राहुल, सुजाता, आस्था, विवेक, श्रवण, रॉबिन, प्राची, पल्लवी, शिवा, मयंक, शिवांगी, टिंकू, दीपिका, आलोक, प्रहलाद, रमन, निधि, पवन, मोनिका, श्याम, गौरीश, अंकिता, प्राची, ब्रजेश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, है ना। और कोडिंग एंड डिकोडिंग जो चैप्टर है हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की। और सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था सॉरी, कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सर जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो मैंने पहले तो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस दिखाए थे कि भैया लेटर कोडिंग क्या है ना, नंबर कोडिंग क्या है और मिक्स्ड कोडिंग क्या है। फिर हमने शुरुआत करी बेटा लेटर कोडिंग को पढ़ने की। लेटर कोडिंग हमने पढ़ना शुरू किया। तो जब हमने लेटर कोडिंग पढ़ना शुरू किया तो लेटर कोडिंग के अंदर, लव यू सो मच फॉर एवर, हाँ जी लव यू ऑल भाई। लेटर कोडिंग के अंदर, है ना, लेटर कोडिंग के अंदर टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं। टोटल 7 पैटर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड लेटर कोडिंग का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। इन 7 पैटर्न में से हमने 4 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से। हमें पता है कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, हमें पता है रिवर्स पैटर्न क्या होता है, हमें पता है कि क्रॉस पैटर्न बेसिकली होता क्या है। तो इस चैप्टर में हमारा काम क्या है? इस चैप्टर में हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करना। अब वो लॉजिकल सीक्वेंस बेटा फॉरवर्ड पैटर्न में भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल सीक्वेंस रिवर्स पैटर्न में भी हो सकता है, क्रॉस पैटर्न में भी हो सकता है। और एक चौथा पैटर्न हमने पढ़ा था पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कहीं हमारा क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर तो आधारित नहीं है। तो ये 4 पैटर्न से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टॉपिक में। और हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं टोटल अभी तक 24 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, हाँ जी। आज हम चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नोट डाउन करो। किंग इज रिटन एज PRMT। In the same way, rail will be coded as। भाई किसी कूट भाषा में किंग को हम PRMT लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में हम रेल को क्या लिखेंगे? हैंड इज रिटन एज SZMW। इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। सिल्क को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हाँ जी। और मेल्ट इज कोडेड एज NVOG। मेल्ट इज कोडेड एज NVOG। तो प्ले को हम क्या लिखेंगे? देन व्हाट इज द कोडिंग फॉर प्ले? ठीक है जी। और डन इज रिटन एज VMLW। इन द सेम वे वर्क इज कोडेड एज। ये क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से तो ये 4 क्वेश्चन है बाबू। और इन 4 क्वेश्चन में से, है ना, नेक्स्ट चैप्टर कब चालू करोगे भाई साहब? पहले ये तो पढ़ लो। ये रीजनिंग का सबसे खतरनाक टॉपिक है। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो समझो आधी रीजनिंग तुम्हारी खराब। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी तक लास्ट 2 क्लासेस का बैकअप नहीं ले पाए हैं तो आप पिछली 2 क्लासेस का बैकअप जरूर लें, क्योंकि इस चैप्टर का ये तीसरा दिन है। इस चैप्टर को हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि अगले नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे पढ़ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस चैप्टर से हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो क्लास में जितने क्वेश्चन आपको कराए गए होंगे उन्हीं में से ही 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 या 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन। ठीक है, और ये मत कहना कि सर किस एग्जाम में, हर उस एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, MTS हो, CPO हो,
ठीक है, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपी कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा हो, यूपी एसआई हो, कोई भी पेपर जिसमें रीजनिंग आती है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं, 100% आने हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बात नहीं, अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस अटेंड नहीं करी तो बैकअप जरूर लें उन दोनों क्लासेस का, बाद में उन दोनों क्लासेस को जरूर देख लेना। ठीक है, फिलहाल आज आप यहीं से शुरू करो। ठीक, अब जरा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो बेटा। अब ये 4 ऐसे क्वेश्चन है जो अप्रोच हमने सीखी है ना, जो ट्रिक हमने सीखी है ना, जो ट्रिक हमने सीखी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो ट्रिक इन क्वेश्चंस पे काम नहीं करने वाली। हमने 4 ट्रिक सीखी है बेटा, हमने 4 ट्रिक सीखी है। पहली जो ट्रिक थी हमारी वो थी फॉरवर्ड पैटर्न, पहली ट्रिक थी फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी, रिवर्स पैटर्न। तीसरी ट्रिक क्या थी हमारी, तीसरा पैटर्न क्या था, क्रॉस पैटर्न। और चौथा जो पैटर्न था वो था पोजीशन बेस्ड पैटर्न। लेकिन इन चारों क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी पैटर्न एप्लीकेबल नहीं है। ना तो ये क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पर है, ना रिवर्स पैटर्न पे, ना क्रॉस पैटर्न पे, ना पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक नया पैटर्न है जो कि 5वां पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट लेटर का पैटर्न। अब ये अपोजिट लेटर का पैटर्न क्या होता है, देखो अपोजिट लेटर का पैटर्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26, पहला अक्षर जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में ए होता है, और जो आखिरी लेटर होता है वो होता है जेड, या फिर हम कहें कि ये आगे से पहला, ये पीछे से पहला। तो जो लेटर ए है ना, उसके अपोजिट लेटर हम जेड को लेते हैं, और जेड के अपोजिट लेते हैं हम बी को, ए को। अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा अक्षर है वो बी है, और जो पीछे से दूसरा अक्षर है वो वाई है। तो बेटा बी का जो उल्टा लेटर होता है वो वाई होता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे लेटर होते हैं, अपोजिट। जैसे कि सी होता है तीसरा लेटर, और पीछे से तीसरा होता है एक्स। ठीक है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। दीज आर अपोजिट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये एक दूसरे के रिवर्स लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि ये आगे से जितनी दूर है ये लेटर पीछे से ही उतनी दूर है। ठीक है जी, हाँ जी। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पहले 13 अक्षर। ठीक है, दूसरे 13 जो अक्षर होते हैं वो होते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे 13 अक्षर होते हैं, है ना। तो ये जो अक्षर एक दूसरे के आमने सामने, यही अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो कभी कभी क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग में हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर में बदल देंगे। क्या करेंगे, हम लेटर्स को उनके अपोजिट लेटर्स में बदल देंगे। अब इन अपोजिट लेटर्स की खास बात क्या होती है सर, इन अपोजिट लेटर्स की खास बात ये होती है कि इनके जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होगा। जैसे 1 + 26 27, है ना, 2 + 25 27। इनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। 3 + 24 27। आप कोई भी दो, जैसे जी है, जी का प्लेस होता है बेटा 7 और टी का प्लेस होता है 20। तो 7 और 20 को जब आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। कोई भी दो, आई का प्लेस होता है बेटा 9, आर का प्लेस होता है 18। जब आप 9 और 18 को जोड़ोगे तो भी 27 बनेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम अपोजिट लेटर्स के प्लेस का सम करते हैं तो वो हमेशा 27 ही बैठता है। अब बात यह है सर, इन अपोजिट लेटर्स को याद कैसे किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा अक्षर किस लेटर के विपरीत है बिना 27 में से घटाए। अगर मैं 27 में से घटा दूं तो आंसर तो आप दोगे, लेकिन फिर वो टाइम लगेगा उसमें 27 में से घटाने, भाई 10-5 सेकंड तो लगेंगे ना। लेकिन आज हम सीखेंगे बिना 27 में से घटाए इन अपोजिट लेटर्स को कैसे पता लगाएं, जिसमें हमें कभी भी 27 में से घटाना ना पड़े। तो मैं एक सीक्वेंस बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ उसको लिखो, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। ए जेड बी वाई, और ब्रैकेट में लिखो बेटा बाय, बी बाय। सी, सी के सामने एक्स और ब्रैकेट में लिखो 6, सी 6। डी, डी के सामने डब्ल्यू और ब्रैकेट में लिखो ड्यू। ठीक है जी, डी ड्यू। ई, ई के सामने बी, वी और ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, ई इवनिंग।
एफ के सामने यू और ब्रैकेट में लिखो 4। ठीक है जी, F4। जी के सामने टी और ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, जीटी रोड। एच के सामने एस और ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, एच के सामने लिखो हाई स्कूल, एच हाई स्कूल। आई के सामने आर और ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे। हाँ जी, आई इंडियन रेलवे। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। ये मत सोचो कि सर ये क्या याद करने को कह रहे हैं। मैं कुछ भी याद करने को आपको नहीं बोलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको याद करो, 1% भी आपको याद करने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, हाँ जी। जे क्यू ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, के पी ब्रैकेट में लिखो कानपुर, ठीक है। एल ओ ब्रैकेट में लिखो लव, एम एन ब्रैकेट में लिखो मैन। इसको एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज लिख लो बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसको ऐसे लिख लो। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, ये जो चीज लिखी है आपने, इसको 6 बार इसको पढ़ लो। ये जो आपने लिखा है इसको 6 बार पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, इसको 6 बार पढ़ना है। 6 टाइम्स इसकी रीडिंग लगा लो कि ये एक्जेक्टली लिखा क्या है। देखो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप इसको 6 बार पढ़ना। AZBY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। इसको 6 बार पढ़ लो। जैसे मैंने एक बार पढ़ा आप इसको 6 बार पढ़ लो। ठीक है, सिर्फ देखो यह ध्यान रखो, मैं सिर्फ आप लोगों से पढ़ने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको याद करो। किसी भी बच्चे को याद नहीं करना है, किसी भी बच्चे को रट्टा नहीं लगाना है। और अगर आप लाइब्रेरी में नहीं बैठे हैं इस समय, तो आप इस सीक्वेंस को जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। अगर आप लाइब्रेरी में नहीं है तो आप इस सीक्वेंस को जोर जोर से, है ना, जोर जोर से बोल के पढ़ना। जोर जोर से बोल के पढ़ो। AZBY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। इस तरीके से पढ़ो जोर से बोलकर, और वो भी 6 बार पढ़ो। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा रिवर्स से सॉल्व होगा नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा कि वहां पर हमें रिवर्स को लगाना है कि नहीं लगाना, ये भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। पहले जो मैं कह रहा हूं वो काम करो तुम। इसको 6 बार पढ़ो। चलिए, पढ़ लिया आपने 6 बार इसको, बहुत बढ़िया। अब आप सभी बच्चे एक बार मेरे साथ भी पढ़ के दिखाओ। बोलो AZBY C6, जोर से बोलना भाई साहब। AZBY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। दोबारा से बोलो बेटा। AZBY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर से बोलो बेटा। AZBY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। अब ये जो आपने इसको पढ़ा है ना 6 बार, देखो इस 6 बार पढ़ने का मैं आपको फायदा बताता हूं क्या हुआ। अब मैं कोई भी लेटर बोर्ड पे लिखूंगा, जो उसका अपोजिट लेटर होगा ना वो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा। बस आप एक काम करना, अब आप पूरा वर्ड मत बोलना, पूरा वर्ड मत बोलना, डायरेक्ट उसका उल्टा लेटर बताओ। अब बताओ के का उल्टा क्या है। अब बेटा कानपुर मत बोलो, ठीक है, के का उल्टा लेटर बताओ सीधा। के पी एल ओ एम एन एच एस जी टी और वी। सर ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। हमसे पूछो सर ई, तो हम बताएंगे वी। सर उल्टा क्यों पूछ रहे हो, उल्टा तो आपने याद नहीं कराया हमें। तो बाबू जो दिमाग में आपके इमेज बनी है ना, उस इमेज को पलट दो। जो माइंड में आपके इमेज है ना, उस इमेज को रिवर्स कर दो। रिवर्स। आप सोचो के पी पी के,
इस तरीके से। तो ई वी वी ई बिल्कुल रिवर्स सोचो, पी के पी, एल ओ एल, एन एम एम एन, एस एच, जी टी जी, सी एक्स सी, हाँ, बी वाई बी। ठीक है, जो भी इमेज आपके दिमाग में, के पी आई आर, एन एम, जी टी आर आई, ए जेड आई आर, एल ओ एच एस, ए जेड एन एम, डी डब्ल्यू के पी आई आर, ओ एल एन एम, एस एच टी जी, वी ई, एक्स सी, एफ यू एफ, जी टी ओ एल, एम एन, टी जी आर आई। अब मैं एक गारंटी लेता हूं, पूरी जिंदगी में आप इन अपोजिट लेटर्स को भूल नहीं सकते। पूरी जिंदगी में आप इन अपोजिट लेटर्स को भूल नहीं सकते। ये जो आपने 6 बार रीडिंग इसकी लगाई है ना, इसके बाद है ना। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊंगा, इन अपोजिट लेटर्स की जो आपने प्रैक्टिस की है, इसका सबसे बड़ा फायदा पता है आपको कब मिलेगा? जब सबसे बड़ा फायदा मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। अब आप देखोगे असली जादू। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा। कैसे? कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, एजेड, इंडियन रेलवे, लव। यानी कि क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा, है ना। आज तक सर मुझे याद नहीं हुए थे, थैंक यू सो मच, आज हो गए। धन्य है सर आप, धन्य है। वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ग्रेट, मजा ही आ गया कसम से। चलिए नेक्स्ट, हाई स्कूल, एजेड, मैन, ड्यू, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर। यानी कि अब जब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनेगा रिलेटेड टू अपोजिट लेटर्स, अब जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, हम चुटकी बजाएंगे और आंसर पाएंगे। चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा और हमारे माइंड में खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, और वो भी 2 से 4 सेकंड के अंदर। ना हमें 27 में से घटाना, ना कुछ करना। तो ये जो अपोजिट लेटर्स वाले क्वेश्चन है ना, ये चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। देखो, मैन, इवनिंग, लव, जीटी रोड, है ना। ये क्वेश्चन 2 तरह से बनते हैं, एक तो ये वाला पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न। तो इसमें ये वाला पैटर्न है, पहला पहला, दूसरा दूसरा। तो हम क्या करेंगे, कानपुर, कानपुर, लव, एजेड और बी वाई। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सर, यहां भी अपोजिट लेटर का पैटर्न है। कैसे? इवनिंग, मैन, लव, ड्यू। ठीक है, ये वाला पैटर्न और ये 2 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या बना देंगे, कानपुर, इंडियन रेलवे, कानपुर, इंडियन रेलवे, लव और ड्यू, लव और ड्यू। हाँ जी। तो जितने भी क्वेश्चन है अब एग्जाम में रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे विद इन 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। इससे ज्यादा समय आपको लग ही नहीं सकता, है ना। इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी। तो अब बेटा सोने से पहले ना, सोने से पहले बस 1-2 बार और इसका रिवीजन कर लेना। इससे ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जब आप आज सो तो 2-4 दिन सोने से पहले लगातार इसका रिवीजन कर लेना, अपोजिट लेटर्स का। देखो, पढ़ने आए हो ना तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर सा, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने आए हो ईमानदारी से पढ़ाई करो। लेट आए हो तो फालतू ये बकवास मत किया करो, समझ नहीं आया। ठीक है, अगर आप 1 नंबर के गधे भी हो ना, अंगूठा छाप भी हो ना, तो भी ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ना, ये क्वेश्चन, ये दुनिया के हर बच्चे को समझ आ जाएगा। सिर्फ उसी को समझ नहीं आएगा जिसने लेट क्लास ज्वाइन किया, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये बहुत आसान होता है कहना समझ नहीं आया। क्यों? जैसे ही मैं बोलूंगा समझ नहीं आया, सर पूरा कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर देंगे, और जो मैं लेट आया हूं वो मेरा वसूल हो जाएगा।
और बाकी जो बच्चे हैं वो बेवकूफ हैं जो ऑन टाइम से क्लास ले रहे हैं, है ना? क्यों भाई, बाकी बच्चे तो बेवकूफ हैं जो पहले से क्लास ले रहे हैं ऑन टाइम। आप एक ओवर स्मार्ट हो जो लेट आने के बाद ये कह रहे हो समझ नहीं आया, ताकि सर पूरा रिपीट कर दें जल्दी से। हाँ हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने टोटल कितने पैटर्न देख लिए? अब हमने टोटल कितने पैटर्न देख लिए? हमने टोटल सर हमने देख लिए 5 पैटर्न, ठीक है। अब लेटर कोडिंग में हम 5 पैटर्न को समझ चुके हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन और अपोजिट लेटर, ठीक है। पोजीशन और अपोजिट लेटर ये 2 ऐसे पैटर्न है जिसमें हमें किसी भी लेटर में कुछ भी प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है। बिना प्लस माइनस किए हम अपने प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमने कल बेटा पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन किए थे, ये बताओ क्या हमने इनमें कुछ प्लस माइनस किया था? बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं किया। बिना प्लस माइनस किए सर इसको उल्टा करके लिख दिया, इसको हाफ हाफ करके उल्टा लिख दिया, इसमें पेयर बना के उल्टे कर दिए सर, इसमें पेयर बना रैंडम चेंज कर दिए सर, इस वर्ड को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया अंग्रेजी वर्डमाला क्रम के हिसाब से। तो हमने बिना प्लस माइनस किए कल वाले क्वेश्चन बनाए पोजीशन बेस्ड के। और अगर मैं ये अपोजिट लेटर की बात करूं, है ना, अगर मैं अपोजिट लेटर्स की बात करूं तो यहां भी हमें बिना प्लस माइनस किए ही आंसर दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है, 6 बार बेटा इसको पढ़ना है। जैसे ही आप 6 बार इसको पढ़ लोगे उसके बाद क्वेश्चन खुद पर खुद आपको आंसर बता देगा। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही आपका बदल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई देगा? कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड, है ना, हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू। क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही खुद पर खुद बदल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर देगा, ठीक है। तो ये 5 पैटर्न हमने कोडिंग डिकोडिंग के देखे, लेटर कोडिंग के देखे 5 पैटर्न। और ये जो 5 पैटर्न है, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हालांकि 2 पैटर्न और होते हैं, और इन 2 पैटर्न से रिलेटेड पहले तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से पता है क्या हुआ है? इस बार से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड हो, क्योंकि ये जो 7th पैटर्न है ये इलॉजिकल पैटर्न है, इलॉजिकल। और अब एग्जाम में कोई भी इलॉजिकल पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों पैटर्न को देख लेते हैं, है ना, क्या पता हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये 2 पैटर्न है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा देखो, ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये अपोजिट लेटर पे आधारित है। हमने लेटर को उनके अपोजिट लेटर में बदला है। कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड इंडियन रेलवे एजेड इंडियन रेलवे लव, हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। बेटा ये भी अपोजिट लेटर है, लेकिन ये कैसे है? पहला लेटर पहले में चेंज हो रहा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। बट यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेटा पहला पहले में चेंज नहीं हो रहा, यहां पर पहला चेंज हो रहा है लास्ट वाले में, सेकंड हो रहा है सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट हो रहा है सेकंड में, और लास्ट वाला हो रहा है पहले में। तो बेसिकली अगर मैं पैटर्न देखूं तो ये फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फॉरवर्ड में अपोजिट लेटर है, और ये रिवर्स में अपोजिट लेटर है, ये रिवर्स में अपोजिट लेटर है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो ऐसे लिख दूं आपके सामने, डन, और डन के नीचे लिख दूं VMLW सॉरी VMLW। अब देखना लॉजिक लगा के, अब देखो, अब आप बना दोगे ना ड्यू लव मैन इवनिंग, ड्यू लव मैन इवनिंग, ठीक है जी। 24 नंबर क्वेश्चन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है बेटा। ये जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स को मैंने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। हाँ जी भाई, अगर इन लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लेटर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज किया गया है, ठीक है। हाँ जी, समझ रहे हो बात को जी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? टोटल क्वेश्चन हो गए 28।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, बेटा जितने क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं ना उतने क्वेश्चन आपको दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं क्लास जब खत्म हो जाती है या इन फ्यूचर जब हम प्रैक्टिस करते हैं। रीजन कि जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराए जाएंगे ये पूरी गारंटी होगी आपके एग्जाम में क्लास में कराए गए क्वेश्चन से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए, जो मेन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो क्लास के ही क्वेश्चंस की होनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं और से, चाहे मेरी बुक से चाहे कहीं और से, लेकिन पहली अप्रोच आपकी क्लास के ही क्वेश्चन की होनी चाहिए। ठीक है जी हाँ, क्योंकि ये पूरी एश्योरेंस है कि क्लास में कराए हुए क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में नहीं आता। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एक वर्ड है एप्पल, APPLE। एप्पल वर्ड को मैंने कोड किया है ZYY में। एप्पल को मैंने कोड किया है ZYYLE में, और ऑरेंज को मैंने कोड किया है U और UTZSRV में। देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, देन व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? मीन को चेंज किया गया है $% कॉपीराइट में। ठीक है जी, आंट को चेंज किया गया है कॉपीराइट, है ना, इंडियन रुपी में। तो व्हाट इज द कोड फॉर मैट? मैट की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर मैट की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर मैट की कोडिंग क्या होगी? प्ले को चेंज किया गया है $@ में। गन को चेंज किया गया है $@ में। तो व्हाट इज द कोड फॉर रन की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर रन की कोडिंग क्या होगी? अब आप जरा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये जो क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अभी जो हम पढ़ के आए हैं ना वो सब कुछ हमारा बेकार है। मतलब इन तीनों क्वेश्चन में इन पांचों में से कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। कोई लॉजिक लग ही नहीं सकता, ना फॉरवर्ड, ना रिवर्स, ना क्रॉस, ना पोजीशन, ना अपोजिट। आप में से बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होंगे, सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा जल्दी से कि कौन सा पैटर्न लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा? सर ऐसे तो बहुत हमारा टाइम जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आप चुटकियों में कैसे बताएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक है। बस उसके लिए थोड़ा सा वेट कर ले। पहले एक बार आप सारे पैटर्न को समझ लो, ठीक है, कौन कौन से पैटर्न है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनल कि अब अगर लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आया तो वो क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, तो एक बार पहले सारे पैटर्न को देख लो, रूबरू हो जाओ सारे पैटर्न के साथ। तो यहां पर छठा पैटर्न है, और ये जो छठा पैटर्न है ना बेटा, ये कॉमन कोडिंग का पैटर्न है। छठा जो पैटर्न है वो है कॉमन कोडिंग। अब कॉमन कोडिंग क्या है बेटा? कॉमन कोडिंग में बेसिकली कोई लॉजिक ही नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। जो कॉमन कोडिंग है ना, कॉमन कोडिंग के हिसाब से जब हम एक लेटर को दूसरे लेटर में बदलते हैं तो उसके पीछे बेसिकली कोई लॉजिक नहीं होता। हम अपनी मर्जी से किसी को किसी में भी बदल देते हैं, विदाउट एनी लॉजिक। बिना किसी लॉजिक के हम किसी भी लेटर को किसी भी बदल देते हैं। पता कैसे चलता है कॉमन कोडिंग का? देखो यहाँ पे P के नीचे Y है, यहां भी P के नीचे Y है। सर यहाँ E के नीचे V है और यहां भी E के नीचे V है। समझ रहे हो? तो हम ये 100% श्योर हैं कि सर जिस
पी के नीचे पक्का पी का कोड वाई होगा, पक्का पी का कोड वाई होगा, पक्का ई का कोड वी होगा, हम ये 100% श्योर है। तो बस अब आप बता दो कि ग्रेप की कोडिंग क्या होगी। तो जिस लेटर के नीचे जो लेटर है वही उसका कोड है, और वो विदाउट एनी लॉजिक। अब जल्दी से बताओ फटाफट से चेक करके, ग्रेप की कोडिंग क्या होगी और मैट की कोडिंग क्या होगी और रन की कोडिंग क्या होगी, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन कॉमन कोडिंग है। अब आप समझ गए होंगे। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। सर जी के नीचे आर है तो बेटा जी का कोड आर हो गया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है। आर के नीचे क्या है? आर के नीचे टी है तो आर का कोड टी हो गया। ए के नीचे क्या है? ए के नीचे जेड है तो ए का कोड जेड हो गया। ठीक है। पी के नीचे क्या है? पी के नीचे वाई है तो पी का कोड वाई हो गया। ई के नीचे क्या है? वी है तो ई का कोड बेटा वी हो गया, और वो भी विदाउट एनी लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर मान लो एग्जाम में हमसे पूछ लेते व्हाट इज द कोड फॉर मैंगो, अगर हमसे मैंगो का कोड पूछ लेते तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते? क्यों सर? क्योंकि सर ओ के नीचे क्या है? ओ के नीचे यू है, सर हम यू लिख देते, है ना। जी के नीचे आर है, हम आर लिख देते, है ना। एन के नीचे क्या है? एन के नीचे एस है, हम एस लिख देते। ए के नीचे क्या है? ए के नीचे जेड है, हम जेड लिख देते। लेकिन सर एम के नीचे क्या है? जो एम लेटर है वो तो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो सर मैंगो का कोड हम कैसे बनाते? तो बाबू मैंगो का जो कोड हम बनाते ना, पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता। कॉमन कोडिंग का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमसे वही लेटर्स पूछे जाएंगे कोड करने के लिए जो लेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी कोड करके बताए गए होंगे। अगर मान लो गलती से ये क्वेश्चन आता भी तो फिर ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता, वो ऑप्शन करेक्ट होता जिसके लास्ट के 4 लेटर ये हैं, और जो एम लेटर है वो आप ऑप्शन के हिसाब से बना लेते अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ठीक है। पहली बात तो ये पूछते नहीं, अगर ये पूछते तो फिर ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता? ऑप्शन पे डिपेंड करता। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए अब देखो ये भी कॉमन कोडिंग है, ए के नीचे एट द रेट है, ए के नीचे एट द रेट है, तो बस ए के नीचे पक्का एट द रेट ही आना है। सर एम के नीचे डॉलर है तो सर पक्का एम के नीचे डॉलर ही आना है। टी के नीचे रुपी है तो टी के नीचे पक्का इंडियन रुपी आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा विदाउट एनी लॉजिक, है ना। ये कॉमन कोडिंग है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये कॉमन कोडिंग है लेकिन यहाँ पे आर का कोड क्या है? सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो सर आर का कोड पता ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे सर आर के लिए क्या लिखना है हमें? अब इस क्वेश्चन में आप फंस गए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे सिर्फ 2 टाइप के सिंपल है बेटा, एट द रेट और डॉलर। एट द रेट और डॉलर के अलावा यहां पे कुछ है ही नहीं। अब जरा इस वर्ड को ध्यान से देखो, सर इस वर्ड में एक डॉलर है, किसके लिए? ए के लिए, और बाकी सब के लिए एट द रेट है, बाकी सब के लिए एट द रेट है। सर इसमें एक डॉलर है, किसके लिए? यू के लिए, और बाकी सबके लिए एट द रेट है। तो अब बेटा आप ये बताओ इन दोनों लेटर में क्या खास बात है कि मैंने दोनों को चेंज किया है डॉलर में और बाकी किसी को चेंज नहीं किया डॉलर में, बाकी सबको एट द रेट में चेंज किया। तो इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? सर इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां पे जो कोडिंग हो रही है वो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो रही है तो कॉमन कोडिंग, लेकिन वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से। यहां पर वॉबल्स को किसमें चेंज करना है? वॉबल्स को किसमें चेंज करना है? डॉलर में। वॉबल्स को चेंज करना है डॉलर में। कॉन्सोनेंट को किसमें चेंज करना है? एट द रेट में। तो यहां पे जो आर है उसकी कोडिंग एट द रेट है, यू की कोडिंग डॉलर है, और एन की कोडिंग एट द रेट है। तो ये वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से है। यहां पर ये मत सोचना कि सर एक आर नया लेटर है इसकी कोडिंग हम कैसे पता लगाएं, यहां पर पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब आप समझ गए कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। हालांकि ये कोडिंग अब आजकल पेपर में पूछी नहीं आती, पूछो क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन कोडिंग है ना, ये पूछते हैं हम जब हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे। मिक्स्ड कोडिंग वाले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वहां पे कॉमन कोडिंग का यूज होता है।
ठीक है, जो चाइनीज लैंग्वेज है ना, चाइनीज कोडिंग, जापानीज कोडिंग, वहां पे कॉमन कोडिंग का यूज होता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में लेटर कोडिंग में कॉमन कोडिंग नहीं देते एग्जाम में। एग्जाम में जो कॉमन कोडिंग देते हैं वो मिक्स्ड कोडिंग में देते हैं, चाइनीज कोडिंग में। देखो इस वाली कोडिंग में, ये थी ना चाइनीज कोडिंग, हाँ, यहां पर कॉमन कोडिंग का यूज होगा जरूर। ठीक है, कैसे? इस वर्ड बेटा ऊपर भी है, इस वर्ड नीचे भी है ना, पो ऊपर भी है, पो नीचे भी है, तो हमें पता चल गया जो इस वर्ड है वो डेफिनेटली पो में ही चेंज होगा। तो मिक्स्ड कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में कॉमन कोडिंग यूज होता है, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है जरूर। ठीक है, इसीलिए लेटर कोडिंग में वो कॉमन कोडिंग हमें नहीं पूछते, लेटर कोडिंग में नहीं पूछते। समझ रहे हो? अब मैं एक आखिरी पैटर्न की तरफ आपको ले चलता हूं। लास्ट पैटर्न है, सातवां पैटर्न, जो कि है इलॉजिकल। कुछ ऐसे प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए जो कि इलॉजिकल पैटर्न पर आधारित हैं। ये पहले हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि अब आज के बाद ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। पूछो क्यों? वो इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि अब जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई इलॉजिकल टाइप एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ ही नहीं रहा। ठीक है, पैटर्न में थोड़ा बदलाव हो चुका है। अब हमारे एकदम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे हम आईटीआर डाल देते हैं, क्लेम कर देते हैं। तो क्वेश्चन पे जब क्लेम होता है तो जो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें एसएससी वाले भी फंस जाते हैं। इस चक्कर में ये वाले क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं। अब एकदम सीधा सीधा पेपर बनता है, वही क्वेश्चन आता है जिसका आंसर, जिसका सोल्यूशन स्टैंडर्ड है। ठीक है, हाँ जी। भाई साहब अगर कमेंट नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी कमेंट करोगे। और ये मत सोचना कि इस बैच की फीस बहुत मिनिमम थी और करियरविल एप्लीकेशन पे बहुत मिनिमम फीस में हम कोई भी बैच ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कमेंट हम कर देंगे, उठा के फेंक दिए जाओगे और हमारे बैच से भी ब्लॉक हो गए, और करियरविल पे जितने बैचेस है ना, हर एक बैच से ब्लॉक हो जाओगे। समझ रहे हो? अपनी हद में रहना कमेंट करने से पहले। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, हाँ, वो एक्चुअली होता ही है ना कि जब जब तक जेब से हमारे मोटा पैसा खर्च ना हो तब तक हमें उस चीज की वैल्यू पता नहीं चलती। अब करियरविल पर इतनी, है ना, कम फीस में जो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, शायद ये वैल्यू आप करोगे, अभी नहीं करोगे, कुछ दिन बाद करोगे, तब आपको एहसास होगा कि आपको, है ना, हीरे की खान, जो करियरविल से जुड़ा है ना बच्चा, ये समझ लो उसके हाथ में हीरे की खान लग गई। ये है करियरविल की क्वालिटी। और आप जानते हैं, आप अपने से मत पूछो, जो आपके आसपास हैं ना लोग, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, भाई बहन दोस्त, है ना, जो सेलेक्ट हुए हैं, उन कैंडिडेट से पूछना, वो आपको बताएंगे। और अक्सर आप, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप फ्रेशर हो, आप नए नए ज्वाइनिंग हो, धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक, जो बच्चे समझ जाते हैं वो पहली साल में सिलेक्शन ले लेते हैं, जिनको नहीं समझ आता वो इसीलिए सिलेक्शन में उनको 2-3-4 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो उस बात पे मत जाइए। ठीक है, अपना फोकस पढ़ाई पे करो, फालतू बातों में मत करो। सिर्फ कमेंट पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं आपका नाम ले दूं संजीत, तो क्या आपका सिलेक्शन हो गया? मैंने नाम ले दिया शिवानी, बस खुशी मिल गई आपको। अरे आपको क्या पता कि आप ही संजीत हो? इस बैच में 100 संजीत हैं, इस बैच में 100 पवन है। मैंने पवन नाम ले भी दिया, तो आपको क्या पता कि आप ही वो पवन हो जिसका मैं नाम ले रहा हूं? 100 पवन है इसमें, तो मेरे बैच में हर नाम के 100 बच्चे हैं कम से कम। ठीक, और सिर्फ नाम बुलवाने के चक्कर में मत पढ़ा करो, पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो बेटा। एक दिन सिलेक्शन लो। हम नाम की बात कर रहे हो बेटा, आप हमारे साथ बैठ के लंच करोगे, डिनर करोगे, हैं, हम आपका इंटरव्यू शूट करेंगे, आप हमारे साथ पूरा दिन बिताओगे। आप सिलेक्शन तो लेकर आओ। अभी तो सिर्फ आप चाह रहे हो सर नाम लेते हैं। बेटा आपको पूरी दुनिया में छा जाओगे, आप एक बार सिलेक्शन ले लो बस। हाँ, पूरी दुनिया में वायरल कर देंगे, यूट्यूब चैनल बना के देंगे तुम्हारा, तुम्हारे साथ है, मौज ही मौज आ जाएंगी तुम्हारी। अरे मैं संजीत और शिवानी, मैंने तो बस एग्जाम्पल के तौर पे आप दोनों का नाम लिया। आप दोनों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा मैंने तो सिर्फ बाकी बच्चों को समझाने के लिए आपका नाम लिया क्योंकि मेरे सामने एकदम आप ही का नाम आया तो मैंने नाम ले दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ही मुझे परेशान कर रहे थे, परेशान कोई और कर रहा था। ठीक है आप नहीं थे। हाँ जी,
आप एक बार प्रीवियस ईयर का एसएससी स्टेनो का पेपर देखना। अच्छा जी, तो आप कह रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी स्टेनो का पेपर आप देखना है, और जो आप पढ़ाओगे वो उसमें से नहीं आया। आपने पूरा रीजनिंग हमसे पढ़ ली, ये बताओ, आपने रीजनिंग पढ़ ली हमसे? आपको पता है मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया और क्या एग्जाम में नहीं आया था? क्यों भाई? जब आपने हमसे पढ़ा ही नहीं, आपने क्वेश्चन देखी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि क्वेश्चन नहीं आए? क्यों भाई, क्या पढ़ लिया आपने हमसे? हैं? और अगर और अगर उसके बाद भी आपको लगता है नहीं आया, तो आप दोबारा यहाँ प्रेजेंट क्यों है? दोबारा इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि पहली बार में आपने पढ़ा नहीं था ढंग से। ठीक है, तो जब पढ़ा नहीं था तो हाल तो यही होगा ना। है? चलिए कोई बात नहीं बेटा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप पेपर उठा के देखना और मेरे नोट्स खोल के देखना। ठीक है, क्लास पीएनजी क्लास नोट्स जो नोट्स बने हैं तब देखना, तब आप मैचिंग कराना और अपने बच्चे को पकड़ना, जो पेपर देकर आए हैं उनसे पूछना। सुनी सुनाई बातों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ जी, हमें खुद चीजों को फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं कुछ आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराने वाला था जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब वो उस टाइप के क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। TSAE इज कोडेड एज TSEW। ठीक है, HTRON इज कोडेड वॉट? ये क्वेश्चन है, HTRON इज कोडेड वॉट? ठीक है, हाँ जी। ऑप्शन ए, पहले ये सारे क्वेश्चन बेटा एक साथ लिख लेना, एक साथ इन क्वेश्चंस को लिख लेना, बाद में इनको सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, HTSOU, ऑप्शन बी HTUOS, ऑप्शन सी HTSOR, ऑप्शन डी HTOUS। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 32। YREAL is coded TELA, DCLO is coded what? ऑप्शन ए HTO, ऑप्शन बी HTDC, ऑप्शन सी चलो नीचे लिखते ऑप्शन HTO, HTDC, HTRP, DCRO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, IVX क्वेश्चन मार्क C क्वेश्चन मार्क M। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, OTTFSSEN क्वेश्चन मार्क EN क्वेश्चन मार्क। पहले इन सारे क्वेश्चंस को लिख लो बेटा एक साथ। SISTER, सिस्टर को मैंने चेंज किया JIJBEI से, तो ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? नेक्स्ट, टीचर को मैंने कोड किया तो
आ, रिमार्क्स की कोडिंग क्या होगी? रिमार्क्स की कोडिंग क्या होगी? चलिए जी, ये क्वेश्चन एक साथ लिख लो, है ना? जी, लिखो बेटा फटाफट से। यूट्यूब पर जो मैंने अभी प्रैक्टिस की है ना इस साल के क्वेश्चंस की, एनालॉजी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कराना शुरू किया रात को 9 बजे। सिर्फ रात को 9 बजे आधे घंटे आइए और आधे घंटे में अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके जाइए। आप लोग ना सबसे ज्यादा जो वीक हो वो अपनी कैलकुलेशन में हो। मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी बहुत वीक है, जिससे नंबर वाले क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत डर लगता है। तो ये डर दूर करने के लिए मैं हर शाम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ रात को 9 बजे, यही डर को निकालने के लिए आपके जहन से। तो मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इस साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं एज इट इज। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन हो। ठीक है? हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। देखो, जब आप कहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीजनिंग का सिलेबस देखते हो तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सुनने में बड़े अजीब से लगते हैं, है ना? लेकिन आप चिंता मत करो, जो सिलेबस मैंने आपको पहली क्लास में दिखाया था ना, है ना, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में जो सिलेबस मैंने बताया है वही आपका सिलेबस है। बस नाम कभी कभी अलग दे देते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा बेटा स्पेस विजुअलाइजेशन। तो ये स्पेस विजुअलाइजेशन जो चैप्टर है वो कोई और चैप्टर नहीं, बेसिकली डाइस चैप्टर ही है। समझ रहे हो? हाँ जी। आपको देखने को मिलेगा बेटा एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सब वही है जो उसके अंदर है। एनालिटिकल में सारे स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर आ जाते हैं, आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब। हाँ जी, चलिए अब आप लोग बोर्ड पे, अच्छा कोई भी क्वेश्चन है आपको, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को बाद में देखते होंगे रिकॉर्डेड टाइम पर कभी भी, ठीक है? तो उनको मान लो छोटे मोटे डाउट्स आते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट है, पहली बात तो हम उस तरीके से पढ़ाते हैं कि डाउट्स आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स आ रहे हैं तो हम अपने डाउट्स आस्क डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन पर एक आस्क डाउट सेक्शन है, वहां पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं और अपने सोल्यूशन ले सकते हैं वहां पर। अगर आप कोई क्वेश्चन भेज रहे हैं आस्क डाउट सेक्शन में तो क्वेश्चन आपको विद ऑप्शन भेजना है, विदाउट ऑप्शन आप कभी भी नहीं भेजोगे, विद ऑप्शंस। क्योंकि आधे से ज्यादा जो रीजनिंग है वो ऑप्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए बिना ऑप्शन के अपना क्वेश्चन भेजना ना भूलें। अच्छा, अगर मैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखूं तो बाबू इन क्वेश्चंस में कोई लॉजिक नहीं है, बस आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो मन की आंखों से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना मन की आंखों से तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये लिखा क्या है। बेटा इसको उल्टा पढ़ना, इसको उल्टा पढ़ना, क्या लिखा है ये? ईस्ट। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है? वेस्ट। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है? नॉर्थ। तो बाबू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या आएगा? नॉर्थ के बाद आएगा साउथ। तो ये कुछ नहीं, बस डायरेक्शंस लिखी हुई थी, बस डायरेक्शंस को पलट के लिख दिया था। डायरेक्शंस को पलट के लिख दिया, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो इस वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा।
इस वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और वो मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? अर्ली। और अर्ली का अपोजिट क्या होगा सर? अर्ली का अपोजिट है लेट, और इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है लेट, जो कि अर्ली का अपोजिट है। बेटा इससे जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट होता है हॉट, और हॉट वर्ड किससे मिलकर बनेगा? हॉट वर्ड बनेगा ऑप्शन ए से। तो बस यही लॉजिक था, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। ठीक है, हाँ जी। तो ये सीपीओ का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, और ये सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कभी कभी, लेकिन अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो। IVX, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो बेटा ये रोमन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? ये रोमन सीरीज है। ये मेरी रोमन सीरीज है। रोमन सीरीज में होता है 1, 5, 10, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ये रोमन सीरीज होती है मेरी। 1, 5, 10, 500, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स। हम लिखते हैं ना 10th क्लास, 5th क्लास, 1st क्लास। 50 को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और 500 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सी होता है 100 के लिए, एम होता है 1000 के लिए। ये रोमन सीरीज है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा ये सीरीज लिखी गई है, कुछ नहीं है बेटा, ये 1 2 3 4 5 है। जैसे ONE 1, O फॉर O, TWO 2, T फॉर 2, THREE, T फॉर 3, है ना, 4, FOUR 4, F फॉर 4, और ये क्या है 5, F फॉर 5, ये क्या है 6, S फॉर 6, ये क्या है 7, S फॉर 7, ये क्या है 8, ठीक है, और ये है भाई साहब 9, और 9 के बाद आ जाएगा सीधा 10, T फॉर 10, T फॉर 10। ये कुछ नहीं है बेटा, 1 2 3, ये TCS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे भी आजकल आपका जो पेपर है वो TCS ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, T फॉर 10। समझ रहे हो? हाँ जी, इसलिए मैंने कहा ये इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देखो। अगर मैं हर एक अल्फाबेट का प्लेस यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं हर एक अल्फाबेट का प्लेस लिख दूं, अब जरा लॉजिक देखना क्या लॉजिक बनता है। सर एक बात तो हमें अच्छे से समझ आ गई कि सर डेफिनेटली 19 को ही हमें 10 में कन्वर्ट करना है। डेफिनेटली 19 को ही हमें 10 में कन्वर्ट करना है। अब सोच के देखो 19 को मैं 10 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्या लॉजिक है 19 को 10 में कन्वर्ट करने के पीछे, किस लॉजिक से मैं कन्वर्ट करूंगा 19 को 10 में। ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को। हाँ सर बड़ा आसान है, 1 + 9 10, 9 का 9 रह गया, 1 + 9 10, 2 + 0 का 2 हो गया, 5 का 5 हो गया, 1 + 8 9, यानी कि डबल डिजिट को ऐड कर दो बेटा। 2 का तो 2 हो गया, 1 + 8 क्या हो गया 9 हो गया, 1 + 5 क्या हो गया 6 हो गया, 2 + 0 क्या हो गया 2 हो गया, 8 का 8 हो गया, 5 का 5 हो गया, और 1 + 8 क्या हो गया 1 + 8 हो गया 9। तो BIF BHEI, BIF BHEI, ठीक है जी। हाँ जी, ये है सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इन सब में सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है। ये है सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगा है फॉरवर्ड पैटर्न, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न एक न्यू स्टाइल से फॉरवर्ड पैटर्न लगा है बेटा। है तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से फॉरवर्ड पैटर्न है, और वो स्टाइल शायद आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपको लॉजिक ना पता चल जाए। और वो स्टाइल पता है क्या है? पहले आप इस वर्ड के लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले आप इस वर्ड के लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। जब मैं इस वर्ड्स के लेटर को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करूंगा तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा कैसे रीअरेंज होंगे बताना। ये पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा आर, फिर आएगा टी। ठीक है, अब इसको कोड करो जिसमें कोड किया गया है। कोड किसमें किया गया है? DZHBKOW में। अब इसको चेंज कर दो। अब बताओ यहां पर लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो पहले वर्ड के लेटर्स को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार मैंने व्यवस्थित कर दिया।
ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रीअरेंज कर दिया। अब आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे लॉजिक क्या बनता दिख रहा है सर? अब लॉजिक पता, फॉरवर्ड पैटर्न है। कैसे? 1 + 3 4, 3 - 3 0, 0 का मतलब z होता है, मैंने पहली क्लास में समझाया था। 5 + 3 8, 5 - 3 2, 8 + 3 11, 18 - 3 15 और 20 + 3 23। तो बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में लॉजिक है +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 +3, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न है। लेकिन ये जो फॉरवर्ड पैटर्न है ना, +3 - 3 +3 - 3 का, एक डिफरेंट स्टाइल से है। वो स्टाइल क्या है कि पहले आप इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद के आएगा, के बाद एम आएगा, एम के बाद आएगा आर, आर और फिर आएगा एस। अब आप लॉजिक लगाओ फॉरवर्ड पैटर्न में +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 +3 का। ठीक है, ये लॉजिक अब लगाओ आप। ठीक है, अब लगाओ ये लॉजिक +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3। और बाबू 1 और 3 कितना होगा? 4, 4 का मतलब डी, 5 - का 3 2, 2 का मतलब बी, 11 और 3 14, 14 का मतलब एन, 13 - का 3 10, 10 का मतलब जे, 18 और 3 21, 21 का मतलब यू, 18 - का 3 15, 15 का मतलब वो, 19 और 3 22, 22 का मतलब वी। तो हमारा आंसर आ गया DBNJUOV। 35 क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, जो डबल डिजिट है ना उसको ऐड करके नीचे लिख दो, डबल डिजिट को ऐड करके नीचे लिख दो, डबल डिजिट को ऐड करके नीचे लिख दो। जो सिंगल डिजिट है उसको ऐसे ही रहने दो, डबल डिजिट को ऐड करके नीचे लिख दो। तो कुल मिलाकर अब हमें सारे पैटर्न पता चल चुके हैं, सारे पैटर्न हम सीख गए लेटर कोडिंग के। अब लेटर कोडिंग का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दो सर पूरी दुनिया का, हम लेटर कोडिंग का हर क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, लेकिन सर अब उस क्वेश्चन को देखकर हम कैसे कुछ ही सेकंड में पहचानेंगे, कैसे हम कुछ ही सेकंड में पहचानेंगे कि सर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में लॉजिक 36 वाला बेटा बस ये दुआ करना कि ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, लेटर कोडिंग का जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो किसी भी क्वेश्चन को देखते ही हम पता कैसे लगाते हैं चुटकियों में कि सर इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगना है। देखो, जैसे ही क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आए, आप अपने दिमाग में ये 3 लॉजिक एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। कौन से 3 लॉजिक? सर हमारा क्वेश्चन कहीं पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे तो आधारित नहीं है। सर हमारे क्वेश्चन में अपोजिट लेटर का पैटर्न तो नहीं है, वही AZBY C6D अपोजिट। या फिर सर हमारा क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर बेस्ड तो नहीं है। इन 3 पैटर्न को पहचानने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड, पूछो क्यों? 10 सेकंड इसलिए लगेंगे क्योंकि इन 3 पैटर्न को पहचानने के लिए ना तो हमें अल्फाबेट के प्लेस लिखने हैं, ना हमें कुछ प्लस करना है, ना कुछ माइनस करना है। इन तीनों पैटर्न को हम क्वेश्चन की शक्ल देख के बता सकते हैं, क्वेश्चन की शक्ल देख के कि सर ये अपोजिट है या ये पोजीशन है या फिर ये कॉमन कोडिंग है। सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही मैं इन तीनों पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये तीनों पैटर्न एक साथ क्लिक होने चाहिए। अगर मान लो ये तीनों पैटर्न काम नहीं कर रहे तो फिर पक्का हमें अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 3 लॉजिक लगते हैं। कौन कौन से 3 लॉजिक लगते हैं? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। ठीक है, और पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बन पा रहा है तब ये जो इलॉजिकल पैटर्न है इसको हमें याद करना पड़ता है। लाइक दिस, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा हो, ऐसा हो, या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो। ये तब करना पड़ता है जब ये सारी कहानी फेल होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पीछे। तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा ये अप्रोच यूज होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के पीछे। ठीक है, तो ये था लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग का संपूर्ण। ठीक है, हाँ जी, जब हम लेटर कोडिंग पढ़ लिया आज, अब हम शुरू करेंगे बेटा नंबर कोडिंग।
नंबर कोडिंग के बाद हम शुरू करेंगे मिक्स कोडिंग। तो जब हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लेंगे ना, फिर मैं आपको इस चैप्टर से पूछे गए इस साल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। सीजीएल मेंस में इस साल कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस साल। तो पहले आप लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग सब पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं आपको मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा कि मेंस में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने थे और क्या आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, पहले एक बार पूरा चैप्टर खत्म कर लें तब, ठीक है। तो मेंस के मैं सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेंस पहली बार हुआ है सीजीएल का इस बार। बैंकिंग का मेंस तो कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन सीजीएल का मेंस पहली बार हुआ है। तो फिर हम मेंस के क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर के खत्म होते होते। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम पहले, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक, लेकिन पहले चैप्टर खत्म होगा तब। तो फिलहाल हमने लेटर कोडिंग को खत्म किया है। अभी तो बेटा 3-4 दिन चलेगा ये चैप्टर, इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होगा। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तुम सोच रहे हो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में? अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, हमने लेटर कोडिंग खत्म किया 3 दिन में, है ना। कल हम खत्म करेंगे नंबर कोडिंग, फिर हम 2 दिन में खत्म करेंगे मिक्स कोडिंग, कम से कम 2 से 3 दिन में। तो लगभग 6 या 7 लेक्चर इस टॉपिक पे होंगे, 6 या 7 लेक्चर। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, ये एश्योरेंस में देता हूं कि मैं क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, कि जब आप क्लास के क्वेश्चंस की ही दोबारा से प्रैक्टिस करो तो उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को कुछ ना मिले, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे। बेटा इस क्वेश्चन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो पहले लेटर्स को, और जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स रीअरेंज हो जाएं, फिर उसके बाद फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई कर दो, +3 -3 +3 -3 +3 -3, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल।